नमस्कार दोस्तों, डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में मैं सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं वो टॉपिक है आज का ज्वालामुखी। ये स्पेशली जो स्कूल लेक्चरर के जो ज्योग्राफी से जो स्कूल लेक्चरर देने वाले उनके लिए है। तो ज्वालामुखी कहते किसको है? अच्छा, ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र से होता है या उस नली से होता है जिसका सीधा संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। ज्वालामुखी का तात्पर्य या उस छिद्र से होता है जिसका सीधा संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से जलवाष्प, धूल, धुआं, एक तप्त गैसें, तरल मैग्मा या मैं कहूं जो लावा, यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है। उसी को हम कहते हैं क्या? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी दो प्रकार से होते हैं, एक पृथ्वी के धरातल के ऊपर और एक पृथ्वी के आंतरिक भाग में, यानी मैं कहूं धरातल के नीचे उत्पन्न होने वाले। यानी पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में जो मैग्मा जो निकलता है और वो भूपटल को पार नहीं कर पाता, वो सिराओं में, धमनियों में जम करके कई रूपें, अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण कर देता है, जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लैकोलिथ, सिल, डाइक। ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती हैं। दूसरा होते हैं धरातल के ऊपर, जो यानी मैग्मा जो होता है या जो तप्त जो लावा जो होता है, ये पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से या भूगर्भ से निकल करके और सतह पर, सरफेस पे अगर वो जम जाता है तो वो प्रक्रिया होती है, ये ज्वालामुखी के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। जैसे उसके अंतर्गत ज्वालामुखी, धुआंरे, गैसर है, काफी जो क्रियाएं होती है वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप साथ साथ नोट करते चलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक जो हमारा है उसका नाम क्या है? तो आप हेडिंग लिखो ज्वालामुखी। आप जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास ले रहे हैं वो साथ रफ और पेन लेकर के बैठे हैं तो वो साथ साथ उसको नोट करते भी चलें। अच्छा, ज्वालामुखी कहते किसको हैं? तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट वाइज, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे कि ज्वालामुखी का सीधा संबंध, या मैं लिखूं कि ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र या पाइप से होता है जिसका सीधा संबंध किससे होता है? जिसका सीधा संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। किससे? पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। आंतरिक भाग से होता है, भाग से होता है। किसको बोलते हैं? तो मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी का जो तात्पर्य है उस छिद्र या उस नली या उस पाइप से होता है जिसका सीधा संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से जिसका कनेक्शन होता है, जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से जल वाष्प, विभिन्न प्रकार की गैसें, एक तप्त मैग्मा है, ये जो पृथ्वी, राख, धूल, धुआं जो बाहर निकलते हैं, तो इसका सीधा संबंध किससे होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिसके माध्यम से क्या निकलते हैं? तो तप्त मैग्मा, जल वाष्प, धूल, धुआं और विभिन्न गैसें और विभिन्न प्रकार की गैसें, विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? तो विभिन्न प्रकार की गैसें पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर आती हैं। इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक धरातल के नीचे और एक धरातल के ऊपर। कितने भागों में? दो। तो पहला जो है वो है जैसे
धरातल धरातल के नीचे। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या होता है प्यारे दोस्तों, जो भूगर्भ से या मैं कहूं पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो मैग्मा निकलता है और वो सरफेस को या भूपटल को पार नहीं कर पाता या उसको भेद नहीं पाता, तो वो क्या करता है कि जो पृथ्वी के अंदर ही जो उसकी जो सिराएं धमनियां जो होती हैं उनमें जम करके ठंडा हो जाता है और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का रूप धारण कर लेता है। जैसे मैंने आपको बताया बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेतोलिथ, लेकोलिथ, सिल, डाइक, सीट, स्टॉक, ये बॉक्स, ये आदि संरचनाएं बन जाती हैं। जैसे कौन कौन सी, तो धरातल के नीचे मैं यहां लिख रहा हूं तप्त मैग्मा, तप्त मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में ही जमकर क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है, मैं कहूं ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है एवं विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, तो इन स्थलाकृतियों का निर्माण कहाँ होता है, निर्माण करता है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। कहाँ पर होता है इनका निर्माण, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। जैसे कौन कौन सी होती हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं, जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, इसके अलावा बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ या लेपोलिथ, लोपोलिथ, इसके अलावा सिल, डाइक, शीट है आदि प्रकार की घटना यानी जो स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। ये सभी स्थलाकृतियों का निर्माण कहाँ पर होता है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है, तो उसको अपन धरातल के नीचे। और दूसरा जो होता है पृथ्वी, तो वो दूसरा कौन सा होता है, तो वो होता है धरातल के ऊपरी भाग में। कहाँ पर, तो नंबर 2 पे, ये तो धरातल के नीचे होता है, और नंबर 2 पे जो हमने बताया तो वो कहाँ पर होता है, तो धरातल के ऊपरी भाग में। कहाँ पर, धरातल के ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में। तो धरातल के ऊपरी भाग में, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, ज्वालामुखी क्रिया। जैसे ज्वालामुखी क्रिया, इसके अलावा जैसे गैसर जो होते हैं ना, गैसर, इसके अलावा धुआंरे हैं, गैसर, धुआंरे या इस विभिन्न धरातलीय स्थलाकृतियां, धरातलीय स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां यानी इस धरातल के ऊपर जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो तप्त मैग्मा होता है वो धरातल को भेद करके जब सरफेस पे आ जाता है तो उससे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। और बहुत से जैसे जो धुआंरे होते हैं, गैसर जो होते हैं, जो तप्त जल के जो गैसर होते हैं, तो वो सभी घटनाएं इस ज्वालामुखी से संबंधित हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके लिए आपको नेक्स्ट अपन याद रखेंगे कि ज्वालामुखी के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, किसके लिए, तो मैं यहां लिख रहा हूं ज्वालामुखी निर्माण के लिए, ज्वालामुखी निर्माण के लिए, निर्माण की आवश्यक दशाएं, अच्छा, ज्वालामुखी निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होती है प्यारे दोस्तों,
तो ज्वालामुखी निर्माण के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धरातल का कमजोर होना। क्या है जो सबसे पहला फर्स्ट जिसको अपन बोल सकते हैं, तो क्या है, धरातल का कमजोर होना, कमजोर होना। अच्छा प्यारे दोस्तों, यानी जो जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, वो ज्वालामुखी क्रिया सर्वप्रथम भूगर्भ के, या मैं कहूं धरातल के उस भाग में घटित होती है जहां पर जो धरातल होता है या जो भूपर्पटी होती है उसका जो पार्ट कमजोर होता है, उस कमजोर पार्ट को वो तप्त मैग्मा उसको भेद करके और पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। तो सबसे पहली बात, धरातल का कमजोर होना, धरातल के यानी भूपटल का या भूभाग का या धरातल के उस आंतरिक भाग का कमजोर होना, जहां से वो भूपटल या मैं कहूं जो ज्वालामुखी क्रिया है वो सतह पर आती है। इसके अलावा धरातल का कमजोर होना, या मैं लिख भी देता हूं, धरातल का कमजोर होना ये क्रिया होती है। दूसरे नंबर पर आती है नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत। अच्छा यहां पे क्या होता है कि जहां पर नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं वहां पर संपीड़न और खिंचाव की क्रिया दोनों एक साथ होती है। जहां पर नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है वहां पर संपीड़न और खिंचाव की क्रिया दोनों एक साथ होती है। तो उससे क्या है कि उस धरातलीय भाग में दरार पड़ जाती है, और जैसे ही उस धरातलीय भाग में दरार पड़ती है तो ज्वालामुखी क्रिया के लिए यानी उस प्रस्फुटित होने के लिए वो क्या है कि जगह उपलब्ध हो जाती है। तो वहां पे भी धरातल पे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है नवीन वलित पर्वतों का निर्माण, नवीन वलित पर्वतों का निर्माण। तो नवीन वलित जो पर्वत पाए जाते हैं, इन नवीन वलित पर्वतों के वहां पे संघनन और संपीड़न की क्रिया, या संघन मतलब कहता हूं सॉरी संपीड़न और यानी खिंचाव दोनों एक साथ होते हैं। क्या होते हैं, तो इनमें यहां पे एक तो खिंचाव पाया जाता है, खिंचाव, तो खिंचाव की क्रिया होती है और साथ में संपीड़न होता है, संपीड़न, संपीड़न और खिंचाव दोनों क्रिया एक साथ होती है। तो उससे क्या होता है कि वहां पे भूपटल कमजोर हो जाती है, पृथ्वी की सतह में दरार पड़ जाती है, और जैसे ही दरार पड़ जाती है तो क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से वो जो तप्त मैग्मा और जो लावा होता है वो सतह पर आना प्रारंभ कर देता है। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा जो होता है कि गैसों के निर्माण के लिए, गैसों के निर्माण के लिए जल की उपलब्धता होती है, गैसों के निर्माण के लिए जल की उपलब्धता। तो ये नवीन जो पलित पर्वत पाए जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे महासागरीय भाग और या मैं कहूँ तटवर्ती भाग का होना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगला जो पॉइंट हम लिखेंगे तो वो तीसरा कौन सा है, समुद्र तटवर्ती भाग का होना। किसका, समुद्र तटवर्ती, समुद्र तटवर्ती भाग का पाया जाना, पाया जाना। अच्छा जहां पे समुद्र तटवर्ती भाग पाया जाता है, यानी जो भाग समुद्रों का तटवर्ती भाग है, तो वहां पे क्या है कि जो जल वाष्प होता है, जल होता है, वो समुद्री जल रिस रिस करके पृथ्वी के आंतरिक भाग में चला जाता है, और जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में चला जाता है तो उससे फिर गैसों का निर्माण होता है, उससे जो जल वाष्प का निर्माण होता है। तो वहां पे क्या होता है कि उससे भी ज्वालामुखी क्रिया की उत्पन्न होती है। यानी जहां पर समुद्र और यानी तटवर्ती भाग जहां मिलते हैं वहां पे सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी क्रियाएं पाई जाती हैं तो समुद्र के तटवर्ती भागों में पाई जाती हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर जो आता है समुद्र के तटवर्ती भाग, इसके अलावा समुद्री महासागरीय, समुद्री महासागरीय मग्न तट एवं महासागरीय कटक। तो यहां पे भी प्यारे दोस्तों, जहां पे समुद्रों के आंतरिक भाग में मध्य महासागरीय कटक पाए जाते हैं, कौन से, मध्य, तो आपको याद रखना है कौन से,
मध्य महासागरीय कटक पाए जाते हैं, वो मध्य महासागरीय कटक पाए जाते हैं, या समुद्री तटवर्ती जो भाग होता है, ये महासागरीय मग्न तट होता है, सबसे जो ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो इन मध्य महासागरीय कटकों में, या मैं कहूं महासागरीय मग्न तट पर पाए जाते हैं। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि यहां पर अभिसरण की क्रिया होती है, और उससे क्या होता है कि इन कटकों में यहां पर यानी जलवाष्प भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता रहता है, जिससे जल जो रिस रिस करके पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएगा तो उससे क्या है, गैसें बनेंगी, और जैसे ही गैसें आंतरिक भाग में बनना चालू हो जाएंगी तो फिर उन पे क्या है, दाब और प्रेशर पड़ता है, तो वो जहां पे भी धरातल कमजोर होता है उसको फाड़ करके ऊपर आ जाती है। तो ये इसके संदर्भ में समुद्री महासागरीय मग्न तट और महासागरीय कटक इसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा 5वें नंबर पर आपको याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट कारण है ज्वालामुखी उद्गार का, तो वो होता है प्यारे दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी क्रिया। अच्छा, जो प्लेट विवर्तनिकी क्रिया होती है इससे भी क्या होता है, जहां पे प्लेट आपस में, दो प्लेटें आपस में आकर के टकराती हैं, जब दो प्लेटें यानी अभिसरण होता है, क्या होता है, अभिसरण होता है, तो वहां पर भी तीव्र प्रकार के ज्वालामुखी यानी उद्गार होता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, प्लेट विवर्तनिकी क्रिया, जो प्लेट विवर्तनिकी क्रिया की जो घटना होती है जहां पे अभिसरण पाया जाता है, जब दो प्लेटें आपस में आकर के टकराती है, तो उस पार्ट में भी क्या होता है प्यारे दोस्तों, वहां पे भी तीव्र गति के भूकंप आते हैं और विस्फोटदार ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी क्रिया इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा महासागरीय, मध्य महासागरीय कटक जहां होते हैं, महासमुद्री महासागरीय मग्न तट, इसके अलावा समुद्री तटवर्ती भाग। अच्छा, जहां भी जितने भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं, या मैं कहूं सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के जो तटवर्ती भाग है वहां पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं, क्योंकि प्लेटें टकराती हैं और वहां से जो जलवाष्प भी होता है वो रिस करके पृथ्वी के आंतरिक भाग में, भूगर्भ में चला जाता है, तो उससे क्या है कि यानी गैसें बनती हैं और ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे। मैंने क्या लिखा, ज्वालामुखी निर्माण की आवश्यक दशाएं। तो एक तो धरातल का कमजोर होना, जहां पे भूगर्भ धरातल कमजोर होगा तो उस कमजोर धरातल को वो जो तप्त मैग्मा है उस धरातल को तोड़ करके या उसको तोड़ करके या उससे यानी ऊपर निकल आता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है। दूसरा, नवीन वलित पर्वतों का निर्माण जहां होता है, तो नवीन वलित पर्वतों का निर्माण होता है, वहां पर संपीड़न और ये जो खिंचाव की क्रिया दोनों एक साथ होती हैं। जैसे ही खिंचाव होता है फिर संपीड़न होता है, फिर खिंचाव फिर संपीड़न होता है, तो उससे क्या है कि बार बार जो सिकुड़न और वो जो प्लेट होती है उनमें क्या है, दरार पड़ जाती है और ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि समुद्री तटवर्ती भागों में तो सबसे ज्यादा प्रशांत महासागर के दोनों भागों में, पूर्वी और पश्चिमी भागों में जो तटवर्ती भाग है, सबसे ज्यादा विश्व के ज्वालामुखी वहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा मध्य महासमुद्री महासागरीय मग्न तटों पर पाए जाते हैं और मध्य महासागरीय कटकों में भी ज्वालामुखी क्रियाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा प्लेट विवर्तनिकी क्रिया, प्यारे दोस्तों, जब प्लेटों का अभिसरण होता है, जब दो प्लेटें आपस में आकर टकराती हैं, तो क्या होता है कि भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। जब दो प्लेटें आपस में आकर टकराती हैं तो भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है और जो भाग छेपित होता है, जो टूट जाता है, बाहर का जो क्षतिग्रस्त होता है, वो मैग्मा के द्वारा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और शीतल होकर के यानी पहाड़ पर्वतों का निर्माण हो जाता है। तो ये आपको याद रखने थे ज्वालामुखी निर्माण की आवश्यक दशाओं के संदर्भ में। इसके अलावा आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। नेक्स्ट, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, तो मैं यहाँ अलग हेडिंग लिख रहा हूँ, किससे, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। अच्छा, ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो प्यारे दोस्तों, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं, जैसे प्रेशर कुकर होता है, आप इसके अंदर का दाल उबालते हैं, जब इसमें सीटी आती है सबसे पहले
तो सबसे पहले जैसे ही इसमें जो सीटी आएगी तो उसके अंतर्गत क्या निकलता है सबसे पहले? तो सबसे पहले गैस निकलती है, या मैं कहूं सबसे पहले जलवाष्प निकलता है। जब जलवाष्प निकलता है फिर उसके बाद में और सीटी आती है तो उसका जो चिपचिपा भाग वो निकलता है। फिर उसके धीरे धीरे जो उसके छोटे छोटे दाल के जो टुकड़े होते हैं वो निकलने लगते हैं, और लास्ट में उसके बाद में भी अगर सीटी आती रहती है तो बाद में जो गाढ़ा जो पदार्थ होता है वो बाद में निकलता है। उसी स्टेप ये सेम टू सेम ऐसे ही है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी एक विभिन्न प्रकार की गैसें बन रही हैं और उन पर प्रेशर है। जैसे ही वो सतह को तोड़ती है तो उनमें सबसे पहले गैस निकलती है, जलवाष्प निकलती है। तो सबसे पहले क्या निकलती है? तो आपको याद रखना है, सबसे पहले जलवाष्प और ये गैसें निकलती हैं। प्यारे दोस्तों, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो जलवाष्प निकलती है तो सर्वाधिक मात्रा में, कितनी मात्रा में? लगभग 60 से 90% तक, 60 से 90% तक मात्रा में क्या निकलती है? जलवाष्प निकलती है। और इसके अंतर्गत जो गैसें निकलती हैं, इसके अंतर्गत क्या निकलती है? जो गैसें निकलती है प्यारे दोस्तों, तो यानी सबसे ज्यादा मात्रा में मैंने आपको बताया कि 60 से 90% तक जलवाष्प पाया जाता है। इसके अलावा CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, तो कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो जब जलवाष्प निकलता है प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा मात्रा में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, या मैं कहूं सर्वप्रथम सबसे पहले कौन सा निकलता है? तो जलवाष्प निकलता है, जिसको हम गैस 60 से 90% तक होती है, और इसके अंतर्गत CO2, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में निकलती हैं और सबसे पहले निकलती हैं।